हेलो बच्चा लोग, क्लास 12th वालों और बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है। और कल वाला जो क्लास था बच्चा कैसा गया वो जरूर बताइएगा बच्चा, ठीक है। और आप जानते हो कि आपकी जो क्लास चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसमें संजीवनी क्लास देना ही था, ठीक है बच्चा। तो आज फ्राइडे, आज आपका संजीवनी क्लास का लगा है बच्चा, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन बनता है, जो किसी न किसी फॉर्म में जरूर आता है, उसको मैंने बहुत ही अपने भाषा में करके बहुत इजी वे में लेकर आ गए हैं बच्चा, ठीक है। तो जिसको आप जानते हो मेंडेलियन विकार के नाम से जानते हो। एक जीनीय विकार जाता है, गुणसूत्री विकार जाता है बच्चा, ठीक है। आप पूरे यूट्यूब की बात कर लो, चाहे किसी बुक की बात कर लो, जो चीजें मैं आज लेकर आई हूं ना, कभी किसी ने इस तरह से नहीं बताया होगा, ठीक है। आप अपने स्कूल में भी पढ़ते होंगे तो टीचर इस तरह से आपको बताए ही नहीं होंगे बच्चा। तो जरूर देखिए, ठीक है। और जो है अपना जो ये जो टॉपिक है ना बच्चा, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरह से कभी भी आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, चाहे कोई एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे यूट्यूब के कोई भी चैनल वाले हो, कहीं भी कोई भी हो बच्चा, आपको इस तरह से कोई नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा, ठीक है। तो देख लो, मानव में मेंडेलियन जो विकार होता है बच्चा, उसी चीज को मैं लेकर आई हूं। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा सा ये टॉपिक है, इसको मैं कैसे शॉर्ट में लेकर आऊं और किस तरह से बच्चों के दिमाग में इसको छपा दूं, ठीक है। कि इस तरह से छापना है कि एकदम स्वाहा हो जाए और बस 3 मार्च को जाके छाप दो, आपके दिमाग में छप जाए तो आप छाप दो, बस ये करना था, ठीक है बच्चा। अब देखो, इसको मेंडेलियन विकार को जब देखा जाता है बच्चा तो 2 भाग में देखा जाता है। जीनी शायद गलत लिखा है, जीनी ये होना चाहिए था ना, जीनी विकार, ठीक है, ये है, ठीक। मैं खुद इसको बैठ के अपना टाइम, मतलब कि कल ही मैंने बहुत दोपहर में बैठ के इसको अच्छे से बना लिया था, कि इसके बारे में बहुत सारा काम किया था कि किस तरह से इसको एकदम इजी भाषा में लाने की कोशिश किए थे, ये कर रहे थे, ठीक है। तो चलो ध्यान देना। तो मेंडेलियन विकार क्या होता है बच्चा? ऐसे जो कुछ बीमारियां होती हैं, चाहे गुणसूत्र में चाहे जीन में, होने के कारण क्या हो जाता है बच्चा कि वो आजीवन वो बीमारी लग जाती है, ठीक है। और उनका निराकरण होना भी संभव नहीं हो पाता है बच्चा, ठीक है। तो ये आपका मेंडेलियन विकार होता है। ये 2 तरह की होती है, जीनीय विकार यानी जीन में कोई प्रॉब्लम आना, डीएनए खंडों में प्रॉब्लम आना, ठीक है, ये जीनीय विकार होते हैं। गुणसूत्री विकार क्या होते हैं बच्चा? गुणसूत्र की संख्या में गड़बड़ी होना, ठीक है। गुणसूत्र की जो संख्या है वो कम ज्यादा हो जाना, ठीक है। यानी 1 नंबर बढ़ जाए, 2 नंबर बढ़ जाए, 3 नंबर बढ़ जाए, चाहे घट जाए, 1 नंबर घट जाए, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है बच्चा, ठीक है। तो यही आपके गुणसूत्रीय विकार होते हैं। अब देखो, जीनीय विकार में देखा जाए दात्र होना चाहिए था, दात्र है, ठीक है। तो इसमें 3 आपके जीनीय विकार में 3 ऐसे बीमारियां देखने को मिलती हैं। दात्र कोशिका अरक्तता, फिनाइल कीटोनूरिया है, कीटोनूरिया, और आपके थैलेसीमिया। 3 ऐसी बीमारियां हैं जो कि जीन में प्रॉब्लम होती है। कहां पर होती है? यहां पर मैंने नोट भी किया है, 11वें गुणसूत्र के जीन में, ठीक है ना। वहां पे मतलब ये जीन में विकार होगा तो गुणसूत्र में जो जीन होगा, 11वां जो गुणसूत्र होगा उसके जीन में उत्परिवर्तन होगा, ठीक है ना, जीन में, ठीक है। और 12वें गुणसूत्र के जीन में, ठीक है बच्चा। और ये देखो, ये जो थैलेसीमिया है ये बच्चा तो 2 तरह के, 2 गुणसूत्रों के जीन में परिवर्तन होता है। 13वें अल्फा, 11वें बीटा गुणसूत्र के जीन में, है ना। यानी जीनीय विकार में सब मिला जुला के क्या होगा? जीन में गड़बड़ी हुआ तो बच्चा आपका क्या हो गया? दात्र कोशिका रक्तता जैसी बीमारी हो जाएगी, फिनाइल कीटोनूरिया जैसी बीमारी हो जाएगी, और थैलेसीमिया जैसी बीमारी हो जाएगी बच्चा। अभी क्या है, थोड़ा सा आगे डिटेल करेंगे, चलो देखो यहाँ पर। और दूसरा, हम गुणसूत्री विकार की बात करें तो पहले तो गुणसूत्री विकार में हम ये देखेंगे, आप जानते हो कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। पेयर की बात करें तो 23 जोड़ी में होता है, और 23 जोड़ी की बात करें तो 22 समजात होता है, समजात है ना, जात। और एक आपका कैसा होता है? लिंग वाला होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। समझ में आया? तो जो समजात है यानी ये 22 जोड़ी जो होंगे वो समजात वाले होंगे, और जो विषम जात में यानी 23वां जो जोड़ी होगा
यही आपका लिंग गुणसूत्र होगा, ठीक है ना। तो जब बात करेंगे बच्चा हम यहाँ पर गुणसूत्रीय विकार की, तो यहाँ पर देखेंगे दो तरह की गड़बड़ी हो रही है। समजात गुणसूत्रों की संख्या में भी गड़बड़ी हो जा रही है, ठीक है, और विषम जात यानी जो 23वां जो लिंग का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है वहां गड़बड़ी हो रही है। समझ में आया, ठीक है। समजात यानी 22 जोड़ी आपके हैं, 1 to 22 जोड़ी में कहीं गड़बड़ी होगी तो समजात गुणसूत्र में विकार देखने को मिल जाएगा, और अगर में लिंग गुणसूत्र में गड़बड़ी होगी यानी संख्या बढ़ेगी या घटेगी तो विषम जात या लिंग गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है बच्चा। और चीज में साइड भी हो जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो यहाँ पर अब देखो समजात में अगर मैं एकाधि सूत्रता यानी एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, एक गुणसूत्र का नहीं एकाधि सूत्र में मतलब एक ही डालेंगे, सही भी है, गुणसूत्र की संख्या है ना, संख्या में वृद्धि। एकाधि सूत्रता में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाएगी बच्चा। गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि अगर हो गई तब समजात गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी में कहीं पर भी हो जाए तो आपकी क्या हो जाएगा, वो एकाधि सूत्रता में आ जाएगा। लेकिन समजात में एकल सूत्रता यानी गुणसूत्र की संख्या में कमी, गुणसूत्र की संख्या में कमी है ना बच्चा, कमी, ठीक है। तब आपको ये जो क्राई डू चैट सिंड्रोम है, फिलाडेल्फिया करके गुणसूत्र है, इस तरह की बीमारियां देखने को मिल जाती हैं बच्चा। समझ में आया। अब विषम जात की बात कर ले तो लिंग गुणसूत्र में भी एकाधि सूत्रता यानी गुणसूत्र की अधिकता, क्या बोलेंगे, गुणसूत्र की अधिकता है ना, अधिकता। समझ में आया। और यहाँ पर बच्चा लिंग गुणसूत्र में एकल यानी गुणसूत्र की कमी, गुणसूत्र की कमी है ना बच्चा, यही है, ठीक है। मतलब इनके भी गुणसूत्रों में अगर मैं विषम जात यानी जो 23वां नंबर का गुणसूत्र है वो 23वां जोड़ी में है यानी x और y है या फिर x और x है, वहां पर एकाक x बढ़ जाए, इस तरह से हो जाए तो वो आपके कौन सी बीमारी होती है, क्लाइनफेल्टर्स होती है। समझ में आया। और अगर बच्चा यहाँ पर एक जो 23वां जोड़ी है x है चाहे xy है जो भी है, वहां पर गुणसूत्र घट जाए, वल्ली x बच जाए, ठीक है, यही बात है बच्चा, तो ये आपके एकल सूत्रता हो जाती है, तब बीमारी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम। यानी कि यहाँ पर आपका 46 के बदले बढ़ा तो 47 होगा। क्लाइनफेल्टर कई तरह का होता है, तो 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, ठीक है बच्चा। टर्नर सिंड्रोम में फिक्स है कि कम होगा तो सिर्फ 45 जाएगा, सही है बच्चा। अब यहाँ देखो समजातता वाले में भी डाउन सिंड्रोम हो चाहे एडवर्ड हो चाहे पटाऊ हो, कोई भी हो, है ना, संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो आप देखो टोटल कितना होता है, 23 जोड़ी है ना। और यहाँ पर जो 22 जोड़ी वाली है यानी समजात वाले है, वहां पर किसी 21 में या 5वें नंबर पे या फिर आपके 23वें नंबर पे, सॉरी 13वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, कहीं पर भी, कोई भी 18वें नंबर पे भी कहीं पर भी संख्या बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी बच्चा। कोई एक संख्या बढ़ रही है तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, 47। लेकिन लिंग 23वें जोड़ी पर नहीं बढ़ रही है, वो आपके जो समजात गुणसूत्र है 22 जोड़ी, वहां पर किसी स्थान पर संख्या बढ़ रही है तो 47 हो जाएगा। और जब यहाँ पर क्या है बच्चा कि समजात में ही वही 22 जोड़ी में भी 22 जोड़ी यानी 1 से लेके 22 वाले जोड़ी जो है वहां पे संख्या कहीं पर कहीं घटेगी तो ये भी आपके 45 में आ जाएंगे, है ना बच्चा। दोनों में अंतर है, ये सिर्फ 23वें जोड़ी में गड़बड़ी होगा, बढ़ेगी तो आपके एकाधि सूत्रता में आएगा क्लाइनफेल्टर, घटेगी तो टर्नर में जाएगा। और यहाँ पर तो 1 से लेकर 22 जोड़ी तक में कहीं पर भी गड़बड़ी होगी तो 47 हो जाएगा। एक संख्या, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो आपका 23 जोड़ी हो ही रहा था, एक बढ़ रहा है, चाहे वो 21वें में बढ़ रहा है, 18 में बढ़ रहा है, 13 में बढ़ रहा है, कहीं किसी भी जोड़ी में बढ़ जा रहा है तो सब मिला के 47 ही होगा ना, ये चीजें। तो ये चीजें बहुत आसान भाषा में मैं लेकर आई थी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं हट गई हूं, जल्दी करना बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना, मैं हट गई हूं, जल्दी करना, मैं जल्दी से फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूंगी, ठीक है बच्चा, फटाफट करना। समझ में आया, आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखो दात्र कोशिका अरक्तता को मैं लेकर आ गई हूं। दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, ठीक है ना, ये बीमारी है। ठीक है, कैसी बीमारी है? जीन में प्रॉब्लम की वजह से, यानी कि जीनीय विकार है। समझ में आया? कारण क्या होता है? 11वें गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन में परिवर्तन आता है, एकल जीन में उत्परिवर्तन, कारण यही होता है बच्चा। इस तरह से आपको कहीं कोई नहीं चार्ट में समझाएगा, ठीक है, इतना आसान लेकर आई हूं। फिर लक्षण में क्या प्रॉब्लम आएगी? जो हीमो है, हीमोग्लोबिन जो बनता है बच्चा ना, उसके बीटा श्रृंखला के 6वें अमीनो अम्ल के जगह 6वें अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है या अम्ल होता है, यानी ठीक है, सुनो मेरी बात। जो हीमोग्लोबिन होती है ना, ये इनकी 2 श्रृंखलाएं होती हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, बीटा श्रृंखला में जब हम चलते हैं तो वहां अमीनो एसिड का सेटअप होता है, तो वहां पे 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, हमेशा नॉर्मल, हम लोगों में जैसे नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो नॉर्मल की संख्या में, यानी बीटा श्रृंखला के में जब अमीनो एसिड का सेटअप होगा तो वहां पे 6वें स्थान पे हमेशा ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। लेकिन जीन में बदलाव हो जाता है, वहां पर होच कौन जाता है? वैलिन का होना, वैलिन अमीनो एसिड है, ये आ जाता है, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन की जो है कमी होने लगती है। और दुष्प्रभाव बच्चा ये है कि O2 का परिवहन कम होने लगता है या नहीं होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है बच्चा। समझ में आया? यही चीज है। कौन सा गुणसूत्र? ये कभी आपको कई टीचर ने कभी बताया ही नहीं होगा कि 11वें गुणसूत्र के जीन में परिवर्तन आएगा, है ना। यहां देखो, फिनाइल कीटोनूरिया की बात करते हैं, ये 12वें जो जोड़ी का गुणसूत्र जब चलता है तो उसके जीन में उत्परिवर्तन होगा। और ये उत्परिवर्तन में क्या होता है बच्चे? ये ऐसी बीमारी है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो, फिनाइल एलेनिन एक पदार्थ होता है, हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, इसको टायरोसिन में बदलने का एक एंजाइम काम करता है। फिनाइल एलेनिन करके पदार्थ शरीर में बना है, तो उसके उपापचय के लिए टायरोसिन नाम का पदार्थ बदलता है, मतलब फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलता है। इसमें एक एंजाइम काम करता है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम इस बीमारी में नहीं बनता है, कमी हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिनाइल एलेनिन का जो है हमारे शरीर में लेवल बढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा जहरीला पदार्थ है, क्योंकि ये जो फिनाइल एलेनिन है ना, ये आपके यूरिया कीटोन में बदलने लगता है, हमारे शरीर में कीटोन और यूरिया बनने लगता है बच्चा। ठीक है, जब ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा ना तो शरीर में कीटोन बनेगा, कीटोन व यूरिया। अब ये बताओ कि कितना हानिकारक पदार्थ है यूरिया, ठीक है ना, कीटोन और यूरिया। ठीक है बच्चा, अब ये बताओ कि बहुत हानिकारक पदार्थ है ना, ये बनने लगेगा, जिससे हमारे मस्तिष्क का जो विकास है वो रुकने लगता है। ठीक है, ये जन्मजात बीमारियां होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसी कमी आ जाती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता है शरीर में, जिसकी वजह से उनका मस्तिष्क का विकास ही नहीं हो पाता है। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, थैलेसीमिया। ये क्या है बच्चा कि ये भी हीमोग्लोबिन में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का एनीमिया है, सामान्य एनीमिया है इस प्रकार का। ठीक है, ये 13वें अल्फा और 11वें बीटा, यानी हीमोग्लोबिन के ब्लड की बात करेंगे तो 13वां जो जोड़ी गुणसूत्र का होगा, वहां के हीमोग्लोबिन की 2 श्रृंखलाएं होती हैं, अल्फा और बीटा, तो 13वां जो होगा उसके अल्फा श्रृंखला में। ठीक है, और जो 11वां होगा उसके बीटा श्रृंखला के जो गुणसूत्र के जीन होंगे वहां बदलाव होगा। अब वो क्या हो जाएगा बच्चा कि हीमोग्लोबिन की कमी या बनना ही बंद हो जाएगा शरीर में, और सामान्य O2 का जो परिवहन, मतलब नॉर्मल भी जो सांस ले रहे ऑक्सीजन जा रही है, ये भी काम नहीं हो पाएगा, असमर्थ हो जाओगे सांस लेने में। ये भी आपकी जन्मजात बीमारियां हैं बच्चा। समझ में आया? मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डाउन सिंड्रोम है। पहले तो बस एक चीज यहाँ जान लेना कि लेग डाउन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही 1866 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये जो चीजें हैं मैंने वहां से अच्छे से समझा दिया है। अब मैं यहाँ इनको भी मैं चार्ट में लेती हूँ, और चार्ट से भी इनको समझ लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी का मतलब है समजात गुणसूत्रों में
और ट्राइसोमी का मतलब एकाधी सूत्रता, ठीक है। यानी समजात गुणसूत्र यानी जो 1 से लेकर 22 जोड़ी वाले हैं वहां पर एकाधी सूत्रता होगा। तो देखो 13वें नंबर पे 13वें गुणसूत्र पर, अगर यहाँ पे बताया भी गया 13वें नंबर पर, ठीक है, 13वें नंबर पर ट्राइसोमी हो रहा है। ट्राइसोमी का मतलब होता है 3, ट्राइसोमी का मतलब होता है 3 हो जाएगा। दो जोड़ी का मतलब कि दो की संख्या होती है ना, लेकिन हो जाएगा 3 तो जोड़ी में आती नहीं है, तो इसलिए ट्राइसोमी यानी कि एक बढ़ गया, एकाधी सूत्रता कहा जाता है, एक गुणसूत्र का बढ़ जाना, ठीक है। तो 13वें गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा तब 47, ठीक है। अब ये बीमारी का नाम होता है पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। और ये बच्चा जब पैदा होगा तो मैक्सिमम 3 महीने तक जिंदा रहेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है आपके 18वें नंबर पे जो गुणसूत्र होगा वहां पे गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई, ठीक है, ये हो जाएगा 47। इस बीमारी को कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ये देखो आपको बता दें कि डाउन, क्लाइनफेल्टर और टर्नर 3 ही आपको पढ़ना है, लेकिन कभी कभी आपका एडवर्ड पूछ लेता है, क्राई डू चैट करके पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया था इसमें, ठीक है। इसमें देखो कान विकृत होगा, कान अजीब सा बना रहेगा, हृदय में दोष होगा, विकलांगता हो जाएगी, 1 वर्ष की आयु तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मृत्यु, यही चीज है। 21वें जो आपका देखो 21वां जो गुणसूत्र होगा वहां पे गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई। अब गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई तो हो गया 47, ठीक है। सब एक ही साथ नहीं आएगा, कहीं 13 में हो रहा है, किसी में 18 में हो रहा है, किसी 21 में हो रहा है, ठीक है, ये चीजें हो रही है, समझ में आया। टोटल 46 होना चाहिए। जब आपका 13वें पर एक बढ़ा तो एक जब बढ़ गया तो टोटल मिला के 47 हो जाएगा, चाहे 18 में बढ़ा तो भी एक मिला के 47 हो जाएगा, या फिर 21वें में बढ़ा तो भी मिला के 47 हो जाएगा, ये बनेगा डाउन सिंड्रोम, समझ में आया। अब यहाँ पे इसी को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। मंगोली एक प्रजाति थी, ठीक है ना, उनका जैसा बनावट था, जैसा उनका स्ट्रक्चर था बॉडी का, वैसे इस बीमारी में स्ट्रक्चर रहता है, इसीलिए इसको मंगोली जड़ता कहते हैं, ठीक है। मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को, ठीक है। इसमें नाक, चपटी, सपाट चेहरा, नेत्र व कान छोटे होंगे, नेत्र के ऊपर, ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको अच्छे से दिया है, समझ में आया, ठीक है, कि नेत्र के ऊपर एपिकेथेंस का ये त्वचा का वलन होगा, आंख के ऊपर ना ये जो फोल्डिंग होती है ना पलक की, फोल्ड होगा, काफी मोटा मोटा होगा, समझ में आया। आगे बढ़ेगा, मानसिक मंदता होगी, आईक्यू लेवल जो होगा नॉर्मल किसी व्यक्ति का 90 से 110 होना चाहिए आईक्यू लेवल सामान्य व्यक्ति का, लेकिन ये बहुत कम होता है, 25 से 70 के बीच में होता है। निचला ओठ जो होगा काफी ज्यादा मोटा झूला हुआ होगा, लटका हुआ होगा, ठीक है। जीभ बाहर की तरफ, जैसे कुत्ते की जीभ ऐसे करके बाहर की तरफ लगी रहती है ना, वैसे मोटी सी जीभ होगी, ठीक है। और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड का कैंसर भी ऐसे लोगों को हो जाता है, मधुमेह की बीमारियां हो जाती हैं, हाथ पैर काफी छोटे मोटे होते हैं, समझ में आया। ये सारा कुछ डाउन सिंड्रोम में के लिए है, और डाउन सिंड्रोम के समान, ठीक है ना। अब एक देखो यहाँ पर 22वीं जो जोड़ी गुणसूत्र की होगी वहां पर भी कभी कभी एक संख्या बढ़ जाती है, और ये भी एक डाउन सिंड्रोम की तरह ही इसको कहते हैं, मतलब इसका नाम भी डाउन सिंड्रोम बीमारी रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लक्षण भी डाउन सिंड्रोम की तरह ही देखा गया है, ठीक है, लेकिन इसकी हड्डियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब 22वें जोड़ी गुणसूत्र में संख्या बढ़ी तो हड्डियों में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चलो आगे चले बच्चा, नेक्स्ट में देखते हैं। अब ऑटोसोम के यानी कि समजात में मोनोसोमी में देखते हैं तो 2 चीजें देखने को मिलती है कि 5वें नंबर के गुणसूत्र में क्या हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, मतलब 5वें नंबर का संख्या कम नहीं, मतलब आधा हो जाता है, यानी 45.5 हो सकता है। तो 45.5 को 46 से लिखता है, यानी जो उनके 5वें नंबर का गुणसूत्र होता है वहां जो जोड़ी में होता है तो जो एक वहां का होगा उसकी भुजा छोटी हो जाती है, यानी एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है, ये चीजें हो जाती है। इसे क्राई डू चैट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बच्चे ना बिल्ली जैसी आवाज निकालते हैं, देखो शिशु बिल्ली की भांति चिल्लाता है, अत्यधिक मानसिक विकृति होती है, दिमाग एकदम काम नहीं करता है, ठीक है। और अगर मैं 21वें जो जोड़ी है, ठीक है ना, 22 मतलब 21वीं जोड़ी वाले जो गुणसूत्र है वहां पे उनकी जो भुजा छोटी हो गई, जो गुणसूत्र साथ साथ में लग के आ रहे हैं उसमें एक छोटा हो गया साइज में, यानी ये भी आपका 45.5 के लगभग में आएगा, लेकिन 46 लिखते हैं।
तो इसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्रोनिक डिजीज है, ल्यूकीमिया, ब्लड का कैंसर, WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चा लिंग गुणसूत्र, यानी जो 23वां जोड़ी है, 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र का है बच्चा, इसमें गड़बड़ी होना। ठीक है, इसमें गड़बड़ी होना, इसमें संख्या बढ़ जाना, तो क्लाइनफेल्टर बनता है। ये भी क्लाइनफेल्टर, ये भी क्लाइनफेल्टर, ये भी क्लाइनफेल्टर, ये तीनों के तीनों क्लाइनफेल्टर ही है बच्चा। 47 यहाँ पर भी होगा, यहाँ 47, यहाँ भी 47। ठीक है, तो ये नर मादा दोनों में हो सकता है। देखो यहाँ पे नर में वृषण अविकसित होते हैं, मतलब कि मादा की तरह स्तन विकसित हो जाएगा। ठीक है, और नर का जो होगा वृषण अल्प विकसित हो जाएगा। अधिक लंबे होंगे, आक्रामक प्रकृति के होंगे, यानी बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर के, गुस्सा वाले होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, त्रिगुणित। और इसमें अगर में सारे के सारे सिर्फ यक्ष वाले गुणसूत्र आ गए बच्चा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गुणसूत्र जो स्त्रियां जो होंगी ये सामान्य स्त्री की तरह ही होंगी, इनका बनावट होगा, पर यो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखेंगी। ठीक है, एक बच्चा है बच्चा जो लिंग गुणसूत्र में कमी की वजह से होता है, जो देखो 47 लिखा है, 45 होना चाहिए था। ठीक है, 45 हो जाएगा। क्यों? ये 0 है बच्चा, ये 0 दिखाया गया है, यानी यहाँ पर सिर्फ एक यक्ष है, ये गायब है। ठीक है, जोड़ी होना चाहिए था ना, तभी तो 46 आता, तो एक 0 हो गया, यानी 45 हो गया। तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। छोटा आकार या बौनापन, गर्दन जो होता है जाल युक्त होता है, स्त्रियों में स्तन का कम विकसित होना होता है, अंडाशय जो अल्प विकसित होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है लगभग नहीं दिखता है, और मंद बुद्धि के लोग होते हैं, यानी ये बाज होते हैं। बाज स्त्री कौन होगा? बाज स्त्री होती है। समझ में आया? तो जरूर बताना बच्चा कैसा लगा क्लास हम आप लोगों को, और आपके लिए बहुत इजी वे में लेकर आए थे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, हैव नाइस डे एवरीवन।